हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म का सेकंड वीडियो। पिछली वीडियो में भी हमने ऑब्जेक्टिव देखे थे। शुरू में हमने देखा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पार्ट, फिर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में 3 थ्योरीज कवर कर ली थी। उसी टाइप से आज की वीडियो में भी बाकी ऑब्जेक्टिव्स जो भी बचे हैं वो सारे के सारे कवर कर लेंगे। पहला कौन सा है आज की वीडियो का? मैरिज ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। अब देखिए ये किसने प्रपोज किया था? रॉबिन मैरिस ने। इसकी बुक का नाम क्या? द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ मैनेजरल कैपिटलिज्म 1964, जिसमें इसने ये थ्योरी का नाम बताया था। क्या डेवलप की थी थ्योरी? डायनेमिक बैलेंस ग्रोथ मैक्सिमाइजिंग थ्योरी ऑफ द फर्म। अब देखिए अगली लाइन पढ़िए, आपको थोड़ा पार्ट समझ में आ जाएगा कि इसका कहना क्या है। ही कंसंट्रेट ऑन द प्रपोजिशन दैट मॉडर्न बिग फर्म्स आर मैनेज बाय मैनेजर्स एंड द शेयर होल्डर्स आर द ओनर हु डिसाइड अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। तो आपको पता है कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मान लो बड़ी कंपनी है, तो उसको फंड की ज़रूरत है, तो उसने क्या करा? शेयर इशू करे, शेयर होल्डर आए, उन्होंने एक तरीके से क्या करा? जो भी सब्सक्राइब करे शेयर, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि कंपनी के पास कैपिटल अरेंज हो गई। अब उसको मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो कौन चुनता है? एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो शेयर होल्डर ही चुनता है। लेकिन सारा का सारा काम कौन कर रहा है? मैनेजर कर रहे हैं। अब अगर मैनेजर पिछली थ्योरीज के हिसाब से आप देखोगे, यूटिलिटी की बात करोगे, खुद का ही बेनिफिट देखेगा, तो उस केस में क्या होगा? शेयर होल्डर का तो कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि बैलेंस ग्रोथ करनी है। बैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या है? कि मैनेजर जैसे क्या बोल रहा है कि हमें अपने फर्म का क्या करना है? ग्रोथ मैक्सिमाइज करनी है, या हमें हम बोल सकते हैं कि हमारा आउटपुट बिके, हमारी सेल हो, हमारी एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे बढ़े, हमारा प्रॉफिट बढ़े, वो ये चाहता है। वैसे ही शेयर होल्डर क्या चाहता है? कि उसको डिविडेंड मिले, उसके शेयर की वैल्यू बढ़े। पर सपोज करो कि मैनेजर ने सिर्फ अपना ही सोचा और शेयर होल्डर का नहीं सोचा, तो उस केस में उसने क्या करा? प्रॉफिट का जो भी हिस्सा था वो खुद के काम में ले लिया। खुद के काम में मतलब बिजनेस के काम में ले लिया, रिटेन करके रख लिया, और शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया। तो शेयर होल्डर क्या सोचेगा? कि ये कंपनी मेरे लिए नहीं सोच रही, और वो यहाँ से शेयर बेच के दूसरी कंपनी में चले जाएगा, तो शेयर की वैल्यू आपकी अपने आप ही गिर जाएगी। तो बैलेंस ग्रोथ नहीं हो पाया। तो यहाँ पे रॉबिन मैरिस ने क्या बोला? आपको एक बैलेंस ग्रोथ का पार्ट देखना है, जिसमें आपको क्या करना है? खुद का भला तो देखना ही है, साथ में सामने वाले का भी भला देखना है, मतलब शेयर होल्डर का भी भला देखना है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, आपको बोल रहा है द मैनेजर्स एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म एंड द शेयर होल्डर एम्स एट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर डिविडेंड, आ गया, एंड शेयर प्राइसेस। To establish a link between such a growth rate and the share price of the firm, Maris developed a balanced growth model in which the manager chooses a constant growth rate at which the firm sales, प्रॉफिट्स, एसेट्स एटसेट्रा ग्रो। इसका मतलब क्या है? फर्म की सेल ग्रो हो रही है, प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, एसेट्स ग्रो हो रही है, मतलब ओवरऑल सारा पार्ट ग्रो हो रहा है। अब सपोज करें कि उसने क्या सोच लिया कि यार मेरी कांस्टेंट ग्रोथ की जगह मेरे को हायर ग्रोथ रेट चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा? एडवर्टीजमेंट में खर्च करना पड़ेगा, या मान लो कि उसको नई नई टाइप की मशीनरी चाहिए होगी, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट का पार्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको पता है कि वो पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड पूरी करना चाहता है या नए गुड्स को मार्केट में उतारना चाहता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब ये कहाँ से लाएगा? उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसका बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन वो इन पे खर्च कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? शेयर होल्डर को उसने डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, या कम डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसके थ्रू क्या हुआ? आपके शेयर की प्राइसेस गिर जाएगी। शेयर के प्राइसेस गिर जाएगी तो कोई दूसरी कंपनी एक तरीके से क्या है? आपको टेक ओवर करने की कर लेगी। तो मैनेजर एक तरीके से चाहता है कि उसकी जॉब सिक्योरिटी रहे और फर्म की ग्रोथ भी बनी रहे, तो वो क्या करेगा? फर्म के जो भी शेयर की वैल्यू है मैक्सिमाइज़ करना चाहेगा, शेयर होल्डर को डिविडेंड सही देना चाहेगा, अपनी ग्रोथ रेट भी सही करना चाहेगा, और ये करना चाहेगा कि सामने वाला उसको टेक ओवर न कर सके, मतलब एक तरीके से अवॉइड करना चाहेगा कि सामने वाली फर्म टेक ओवर उसको न कर सके। तो ये शुरू के जो 3 पैराग्राफ दे रखे हैं ये वाले, यानी एक तो ये और ये, इसमें यही दे रखा था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो ये पार्ट आप देख लेना, नॉर्मल पार्ट है। ऑन द अदर हैंड द ओनर आल्सो वांट बैलेंस ग्रोथ ऑफ द फर्म बिकॉज इट एंश्योर्स फेयर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल, कि जो उन्होंने अमाउंट दिया है, जो उन्होंने एक तरीके से क्या कर रखा है? शेयर कैपिटल जो पब्लिक ने, कंपनी ने इशू करी है और पब्लिक ने जो सब्सक्राइब की है, उस पर एक तरीके से उन्हें अच्छी रिटर्न मिल सके, अच्छा डिविडेंड मिल सके, या जब भी वो कभी लॉन्ग टाइम के बाद एक तरीके से उसको बेचने की करेंगे तो उस पर वैल्यू अच्छी मिल सके। Thus the goal of the manager may coincide with that of owner of the firm and both try to achieve balanced growth of the firm। तो इसका मतलब क्या है? अब देखिए इसका मतलब ये है कि देखो एक सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं। वैसे क्या बोल दिया, जैसे मैनेजर का गोल है वैसे ही ओनर का भी क्या होगा? कुछ ना कुछ मैक्सिमाइजेशन का पार्ट होगा ही होगा। तो आपस में जब ये मिलेंगे तो उस केस में ही बैलेंस ग्रोथ का पार्ट होगा। अगर आप क्या कर रहे हो कि खुद के ही गोल देख रहे हो और ओनर के नहीं देख रहे, मतलब शेयर होल्डर का पार्ट नहीं देख रहे हो, तो उस केस में आपकी वैल्यू गिरेगी, और एक टाइम बाद तो क्या होगी? कंपनी ही डूब सकती है, या हम बोल सकते हैं कंपनी को कोई और टेक ओवर कर सकता है। यहाँ पे इसने ऐसे बताया, तो जैसा बताया वैसे मैंने बता दिया।
ठीक है, क्योंकि देखिए सबकी अलग अलग थ्योरीज हैं, तो जैसा जैसा बोल रखा है वैसे वैसे पर्टिकुलर पॉइंट में आपको समझाते जा रहा हूँ। अब बोल रहा है कि कुछ क्रिटिसिज्म भी थे इसके अजम्पशन के। यहाँ पे इसने बोला, तो आपको फर्स्ट दे रखी है, बोल रहा है मैरिस अज्यूम्स ए गिवन प्राइस स्ट्रक्चर फॉर द फर्म, ही देयरफॉर डज नॉट एक्सप्लेन हाउ प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट आर डिटरमिन इन द मार्केट। तो वही उसने ये माना कि प्राइस स्ट्रक्चर पहले से ही फर्म्स का दे रखा है, तो कैसे प्राइस निकली या प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटरमिन हुई, आप ये बताइए। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में बोलते हैं कि इससे मार्केट की डिमांड और फोर्सेस के थ्रू प्राइसेस आती है। अगर आपने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखा होगा तो उसमें भी जनरली आप क्या बोलते हो कि आपका रेवेन्यू का जो भी है, जैसे एवरेज रेवेन्यू का और मार्जिनल रेवेन्यू का है, उसके थ्रू आपकी आती है, क्योंकि एक क्वांटिटी डिसाइड होती है, उसके ऊपर जैसे लाइन जाती है एवरेज रेवेन्यू पे तो प्राइस डिसाइड होती है, ये प्राइस का पॉइंट डिसाइड हो गया। तो ऐसे आपने बहुत सारे पार्ट मार्केट फॉर्म में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे मैरिस ने ये नहीं बताया कि कैसे पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड होती है। तो देखिए ज़रूरी नहीं कि कुछ थ्योरी के पार्ट में सारा पार्ट आए, आप क्रिटिसिज्म के पॉइंट में भी देखेंगे, तो आप पढ़ के देखिए और उसको अप्लाई करके देखिए। अप्लाई करके मतलब ये सोचिए कि क्यों नहीं बताया होगा, क्यों नहीं बताया होगा, क्योंकि इकोनॉमिस्ट है, ज़रूरी नहीं कि सबकी सोच उस हिसाब से सेम चले, किसी की कैसी चलेगी, तो कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म तो होगा ही। अब देखिए बोला इट इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ ऑलिगोपोलिस्टिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑलिगोपोलिस्टिक मार्केट को ध्यान नहीं दिया गया, यानी बाकी सारे मार्केट को देखा गया होगा, इसका मतलब ऑलिगोपोली मार्केट का ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, ठीक है, और होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड गुड्स दे रहे हैं, तो उस केस में एक फर्म दूसरी फर्म के साथ क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, राइवल फर्म कि अगर वो प्राइसेस कम कर रहा है तो मैं भी कम कर दूं। तो जनरली ये पार्ट इस पर ध्यान दिया ही नहीं गया। ठीक, फिर आपको थर्ड बोल रहा है दिस मॉडल आल्सो डज नॉट एनालाइज इंटरडिपेंडेंस क्रिएटेड बाय नॉन प्राइस कंपटीशन। अब देखिए वो तो आपको पता ही है कि जैसे मोनोपोलिस्टिक होगी तो एडवर्टीजमेंट का पार्ट तो होगा ही होगा, ओलिगोपोलिस्टिक का तो इग्नोर मारा, पर उसके अलावा ये देखिए कि नॉन प्राइस कंपटीशन जब भी क्रिएट हुआ, मतलब एडवर्टीजमेंट का बहुत ज़्यादा पार्ट हुआ, तो उस केस में इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाती है, तो वो भी एनालाइज नहीं किया गया कि एक फर्म ने अगर एडवर्टीजमेंट ज़्यादा किया तो उस केस में दूसरी फर्म भी क्या करेगी, एडवर्टीजमेंट उसके साथ साथ करने लग जाएगी, क्योंकि वो भी कर रही है आप भी कर रहे हो। तो उस केस में ये नहीं बता रहा कि आउटपुट पे क्या असर हुआ और पर्टिकुलर प्राइस पे क्या असर हुआ, ये भी नहीं बताया। तो पहले पॉइंट में भी वही है, थर्ड पॉइंट में भी वही है, और सेकंड पॉइंट में क्या है, ओलिगोपोलिस्टिक से रिलेटेड है, बस यही पार्ट। फिर आपको बोल रहा है द मॉडल अज्यूम्स दैट फर्म कैन ग्रो कंटिन्यूसली बाय क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट। पर आप ये बताइए कि फर्म नए प्रोडक्ट कितने बनाएगी, बना ही नहीं पाएगी। जब तक कंज्यूमर डिमांड नहीं करेगा या कंज्यूमर कोई नए प्रोडक्ट की मांग नहीं करेगा तब तक कंपनी बनाएगी ही नहीं। तो ये बोला दिस इज़ अनरियलिस्टिक बिकॉज नो फर्म कैन सेल एनीथिंग टू द कंज्यूमर, आफ्टर ऑल कंज्यूमर्स हैव देयर प्रेफरेंस फॉर सर्टेन ब्रांड्स। तो कभी कभी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ब्रांड्स के लिए ना कंज्यूमर की प्रेफरेंस रहती है और वो कभी कभी चेंज भी हो जाती है। कैसे, जब नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो क्या पता आपका नया प्रोडक्ट मार्केट में चले या ना चले, तो आपको पहले एक तरीके से क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, यानी उस अकॉर्डिंग डिमांड को देखना पड़ेगा कि मार्केट में डिमांड चल रही है या नहीं चल रही, या आपका नया प्रोडक्ट सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो वो सारी की सारी आपको कंडीशंस को देखना पड़ेगा और डिसीजन मेकिंग की अप्रोच करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि द अजम्पशन दैट ऑल मेजर वेरिएबल्स जैसे प्रॉफिट, सेल, कॉस्ट सेम रेट से इंक्रीज होते हैं, यानी अगर प्रॉफिट आपका 10% से बढ़ रहा है तो सेल भी 10% से बढ़ रही है, ऐसे बोल रहा है। या हम बोलेंगे कि जितना आउटपुट हमारा हुआ है या जितना हमने एक तरीके से बेचा है उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट भी उसी परसेंटेज से बढ़ रहा है, कॉस्ट भी उसी परसेंटेज से बढ़ रही है। जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप देखो एडवर्टीजमेंट भी खर्च करते हो तो फिक्स कॉस्ट होती है, अब वो कितने प्रपोर्शन से बढ़ रही है या क्या पता वो फिक्स ही है कि आप हर साल उतनी ही खर्च कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है जिस हिसाब से कॉस्ट बढ़े। या वेरिएबल कॉस्ट में भी कभी कभी क्या होता है, आपको पता है कि मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती है, एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, तो इस हिसाब से आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पे ये अनरियलिस्टिक पार्ट है। फिर इट इज़ ऑल्सो डाउटफुल दैट ए फर्म वुड कंटिन्यू टू ग्रो एट ए कॉन्स्टेंट रेट बाय अज्यूम्ड बाय मैरिस, द फर्म माइट ग्रो फास्टर नाउ एंड स्लोली लेटर ऑन। तो बोल रहा है कभी कभी आपने देखा होगा शॉर्ट रन का पार्ट होता है जिसमें फर्म क्या करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा लेती है, लेकिन लॉन्ग रन में फिर क्या होता है, वो नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ ही आ पाती है, क्योंकि और भी फर्म मार्केट में एंटर हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक तरीके से वो ग्रो करे तो कांस्टेंट से ही करे, फास्टर भी हो सकती है और बाद में स्लोली भी हो सकती है, ये नहीं कि हमेशा कांस्टेंट रेट से करे। क्योंकि देखिए वहाँ पे बोला था कि ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हायर हो गई तो उस केस में क्या होगा, मैनेजर एक तरीके से शेयर होल्डर का फ़ायदा उठा रहा है, शेयर होल्डर को पता चल गया कि ये क्या कर रहा है, या शेयर होल्डर को लग रहा है कि हमें डिविडेंड नहीं दे रहा,
ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट है या जो भी प्रॉफिट का पार्ट है वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रोक के रख रहा है या आगे के पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए रोक के रख रहा है, तो उन्हें पता नहीं है शेयर होल्डर को इतना, तो शेयर होल्डर क्या करेंगे, कंपनी के शेयर बेच के कहीं दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, तो ये भी डर लगा रहेगा। तो एक तरीके से कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट का पार्ट यहाँ कहा गया था। अब आपको बोल रखा है ऑब्जेक्टिव 4 बॉमल सेल्स मैक्सिमाइजेशन का पार्ट। अब यहाँ पे जो पार्ट देखा गया है वो आउटपुट की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन की, मतलब वैल्यूज़ की बात कर रहा है। ठीक है, सेल्स मतलब रेवेन्यू की बात कर रहा है। आपके ये नहीं बोल रहा कि इतनी यूनिट कि 50,000 यूनिट, आपको बोल रहा है कि कितने की सेल हुई है, तो आप क्या बोलोगे 20 लाख की सेल हुई है, 30 लाख की सेल हुई है, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है बॉमल सेल्स मैक्सिमाइजेशन। शायद मैंने ये बताया भी था आपको कि 1967 में ये आया था, पिछले शायद पास्ट ईयर के MCQs मैंने कराए थे, तो उसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आया था, उसमें जनरली मैंने आपको बता दिया था कि 1961 में 67 में ये सेल्स मैक्सिमाइजेशन का पार्ट आया था। यहाँ लिखा नहीं हुआ मैंने, फिर भी आप याद रख लेना, क्या पता आ जाए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है विलियम्स जे बॉमल्स जो था उसने क्या करा, अमेरिका में जो भी फर्म्स थी उसकी स्टडी करी, जो भी ओलिगोपोली फर्म्स थी, और ये फाइंड किया कि ये सारे के सारे क्या फॉलो कर रहे हैं, सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को। उनके हिसाब से, बॉमल के हिसाब से उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही बड़ी कंपनीज हो गई, बिग फर्म्स हो गई, और ओनरशिप और कंट्रोल का पार्ट एक तरीके से सेपरेट हो गया, तो आप देखते हो कि कंट्रोल या मैनेज करने का काम एक तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, ओनरशिप किसके हाथों में, शेयर होल्डर के हाथों में। तो उस केस में बोल रहा है मैनेजर सीक प्रेस्टीज एंड हायर सैलरी बाय ट्राइंग टू एक्सपांड कंपनी सेल्स इवन एट द एक्सपेंसेस ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या, चाहे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो लेकिन सेल ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सेल ज़्यादा होगी तो अपने आप ही प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे बोला गया कि मिनिमम प्रॉफिट कॉन्स्टेंट के साथ, मतलब मिनिमम प्रॉफिट लिमिटेशन के साथ सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट एक तरीके से बहुत ज़्यादा हो, मिनिमम प्रॉफिट लिमिटेशन के साथ साथ। अब देखिए मैं आपको एक कर्व बताऊंगा, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि ज़रूरी नहीं कि आपका प्रॉफिट, जैसे टीपी का अगर आपने देखो कर्व देखा होगा तो यू बनता है, तो ज़रूरी नहीं कि आपका प्रॉफिट जहाँ पे मैक्सिमम हो वहीं पे आप अपना क्या कर रहे हो, टोटल सेल कर रहे हो, ऐसा नहीं है। टोटल सेल आपका जो पार्ट आएगा यानी इक्विलिब्रियम का जहाँ पे पार्ट आएगा वो कहीं और भी आ सकता है, इसने बताया ऐसे। तो ये बोल रहा है बीइंग ए कंसल्टेंट टू ए नंबर ऑफ फर्म बॉमल ऑब्जर्व दैट व्हेन आस्क हाउ देयर बिजनेस वेंट लास्ट ईयर, तो बिजनेस मैनेजर जनरली क्या रेस्पॉन्ड करता है कि यार हमारी सेल $3 मिलियन, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए, ऐसे बताता है। वही नहीं बताता कि मेरी 20,000 यूनिट बिक गई, 30,000 यूनिट बिक गई। मैं भी जनरली ये नहीं बताऊंगा, अगर मैं क्या हूँगा एक बिजनेसमैन होऊंगा तो कोई मुझसे पूछेगा कि यार पिछले महीने क्या सेल हुई, तो मैं बोलूँगा यार 5 लाख रुपए की हुई थी, 10 लाख रुपए की हुई थी, 10 लाख की हुई थी, ऐसे बोलूँगा, मैं यूनिट नहीं बोलूँगा। तो वही बाउमल ने बोला, और ये बोला अकॉर्डिंग टू बाउमल रेवेन्यू और सेल्स मैक्सिमाइजेशन रादर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कंसिस्टेंट विद द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द फर्म्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जगह रेवेन्यू या सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे जोर दिया गया, क्योंकि अगर ये होगा तो अपने आप आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब देखो रेवेन्यू सेल्स किस में जनरली, ये रुपीज़ में, क्योंकि अगर आउटपुट मैक्सिमाइजेशन होगा तो उसकी अलग से थ्योरी आ जाएगी, जबकि बाउमल की किससे रिलेटेड थी, एक तरीके से रुपीज़ से रिलेटेड थी। ठीक है, यानी वैल्यू से रिलेटेड थी। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है अगले पैराग्राफ में, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, अब देखिए यहाँ बोल रहा है बॉमल सिट्स एविडेंस, यानी उसने कुछ एविडेंस रखे, क्योंकि वो देखो अमेरिका में ओलिगोपोली फॉर्म की एक तरीके से क्या कर रहा था, स्टडी कर रहा था, उसके हिसाब से उसने बोला कि दैट शॉर्ट रन रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, मतलब शॉर्ट रन सेल्स मैक्सिमाइजेशन मे बी कंसिस्टेंट विथ लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि लॉन्ग रन में जो भी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा वो किसके थ्रू हो सकता है, शॉर्ट रन सेल्स मैक्सिमाइजेशन के साथ कंसिस्टेंट है। मतलब अगर शॉर्ट रन में सेल्स अच्छी होती जा रही है तो लॉन्ग रन में प्रॉफिट भी फिर क्या होगा, आपका मैक्सिमाइजेशन होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेल्स मैक्सिमाइजेशन को जो बताया गया है वो शॉर्ट रन के हिसाब से भी बोला गया और लॉन्ग रन के हिसाब से भी बोला गया है। ये बोल रहा है इट इज़ रिगार्डेड एज द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन गोल ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट तो क्या चाहता है कि शॉर्ट रन में भी चाहता है सेल बढ़े और लॉन्ग रन में भी बढ़े, लेकिन साथ में उसने एविडेंस भी बताया कि अगर शॉर्ट रन सेल्स मैक्सिमाइजेशन होगा तो वो लॉन्ग रन के साथ क्या होगा, यानी लॉन्ग रन के प्रॉफिट के साथ कंसिस्टेंट होगा, यानी लॉन्ग रन प्रॉफिट साथ साथ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और साथ में यहाँ पे ये भी बोल दिया कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन की जब भी बात करते हैं तो वो शॉर्ट रन से रिलेटेड भी होती है और लॉन्ग रन से रिलेटेड भी होती है। पर ये बोल रहा है कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज़ नॉट ओनली ए मीन्स बट एन एंड इन इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि देखिए एक तरीके से मीन्स का मतलब क्या होता है, रिसोर्स। तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन एक तरीके से प्रॉफिट का ही रिसोर्स नहीं है, बल्कि ये भी है कि अगर आपने लास्ट में सेल्स पा ली, कहने का मतलब आप सेल्स के मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपकी सेल्स बढ़े, तो आपको पता है कि अगर सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी अपने आप बढ़ेगा, तो वो रिसोर्स भी है
और एक तरीके से क्या है, जो आप चाहते हो लास्ट में डिज़ायर चाहते हो वो भी है। ही गिव्स ए नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ हिज थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हिम ए फर्म अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्स एंड इज मच कंसर्न अबाउट डिक्लाइनिंग इन सेल्स। तो जनरली क्या है, वो चाहती है कि उसका सेल्स का जो प्रपोर्शन है, यानी हम बोल सकते हैं कि पिछले साल कितनी सेल्स थी 10% बढ़ी, इस साल और बढ़े 20% 30%, ऐसे वो चाहता है। तो वो चाहता है कि डिक्लाइन ना हो, बढ़ती रहे। ये बोल रहा है इफ द सेल ऑफ फर्म आर डिक्लाइनिंग बैंक्स क्रेडिटर एंड कैपिटल मार्केट आर नॉट प्रिपेयर टू प्रोवाइड फाइनेंस टू इट। बैंक क्या करेगा, उसको एक तरीके से लोन नहीं देगा। क्रेडिटर मतलब सप्लायर क्या करेंगे, पर्टिकुलर रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेंगे या इनपुट उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे। कैपिटल मार्केट जहाँ पे एक तरीके से आपको पता है कि आपके शेयर है, आपकी वैल्यू गिरती जाएगी, तो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ वैसे ही कम होती जाएगी। इट्स ओन डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर माइट स्टॉप टेकिंग इंटरेस्ट इन इट। कंज्यूमर माइट नॉट बाय इट्स प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ अनपॉपुलरिटी, बट इफ सेल्स आर लार्ज द साइज ऑफ फर्म एक्सपांड। तो ये यही बोल रहा है कि एक तरीके से धीरे धीरे आप सेल्स बढ़ाते जाओगे तो लॉन्ग रन में भी आपकी क्या होगी, सेल्स मैक्सिमाइज होती जाएगी, विच इन टर्न मीन्स लार्जर प्रॉफिट, जिसका मतलब क्या है, आपका प्रॉफिट भी लार्ज होगा। तो इसमें क्या बोल दिया, प्रॉफिट कंस्टेंट का पार्ट दिया गया है। अब देखिए ये आप पढ़ोगे, यानी ये आप जब क्या करोगे, डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या दे रखा है। यहाँ पे जनरली आपका आउटपुट दे रखा है, यहाँ पे देखो टोटल रेवेन्यू बोल रखा है, टोटल कॉस्ट बोल रखा है और प्रॉफिट का पार्ट बोल रखा है। अगर आपने टोटल कॉस्ट का पार्ट देखा होगा वैसे भी, तो ये इस टाइप का बना हुआ है और ये टोटल रेवेन्यू का पार्ट बना हुआ है, ठीक है। जहाँ पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट को एक तरीके से कट कर रही होती है, आपको पता है, देखो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो आपका प्रॉफिट क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे आप देखोगे टोटल रेवेन्यू कम हो रही है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या हो रही है, आपकी ज़्यादा हो रही है। तो इस पॉइंट से आपका प्रॉफिट क्या होता है, जीरो के बाद नेगेटिव जाना चालू हो जाता है, क्योंकि आप जो ये लाइन देख रहे हो, ये वाली ओ से लेके ये बी आ रहा है और ये पॉइंट बता रहा है। तो जो ये बी पॉइंट है ये मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट है, ये टोटल प्रॉफिट की लाइन है, याद रखना कि आपका देखो क्या हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है और कॉस्ट नीचे है। तो आप खुद दिमाग लगाइए, रेवेन्यू ऊपर और कॉस्ट की लाइन नीचे, तो प्रॉफिट भी आपका बढ़ता हुआ जाएगा। पर एक पॉइंट बाद वो मैक्सिमम होगा, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट गिरना चालू हो गया और इसके बाद देखिए नीचे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, यहाँ जीरो हो गया और नेगेटिव हो गया। नेगेटिव कब होगा, जब हमें पता है कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो लॉस आएगा। तो जनरली वो लॉस के पार्ट को डिनोट कर रहा है जीरो के बाद, ठीक है, ये वाला। इसके बाद तो इधर आपको बोल रखा है नीचे, एक बार मैं आपको है ना पूरा पहले पर्टिकुलर ये बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या दे रखा है, या मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, उसके बाद मैं नीचे पॉइंट सारे पढ़ा दूंगा जैसे मैं करता हूँ नॉर्मल। अब देखिए इसमें क्या बोल रखा है आपको कि ये मैंने आपको टोटल रेवेन्यू बता दिया था लाइन, ये टोटल कॉस्ट की लाइन थी और ये आपकी टोटल प्रॉफिट की लाइन है। तो सबसे पहले आपको यही बोल रखा है पहले पैराग्राफ में जब आप देखोगे, फिर आपको बोल रखा है कि जो ये पॉइंट है ना, ये टोटल प्रॉफिट का आपका मैक्सिमम पॉइंट है। अब देखिए मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट की बात कर रहा है तो ये वाला पॉइंट आएगा, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल्स मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो सेल्स किस में डिनोट होता है, टोटल रेवेन्यू से डिनोट होता है। टोटल रेवेन्यू अमाउंट की बात करता है, ठीक है, क्वांटिटी की बात नहीं करता। तो टोटल रेवेन्यू एक तरीके से मान के चलिए कि यहाँ पे अमाउंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए ये एल पॉइंट दे रखा है ना, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये मैक्सिमम सेल्स मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट है, ठीक है, यानी मैक्सिमम रेवेन्यू का पॉइंट है। अब आप सोचिए कि अगर पर्टिकुलर यहाँ पे आप जाएंगे और जो ये लाइन दे रखी है मेरे हिसाब से, जो ये एमपी लाइन दे रखी है, इसे हम बोलेंगे मिनिमम प्रॉफिट लाइन। ये ऐसे बना के दे दी आपको स्ट्रेट की इतना आपको मिनिमम प्रॉफिट तो अर्न करना है, ठीक। अब याद रखना कि जो ये मिनिमम प्रॉफिट की लाइन एमपी, नाम भी देखो एमपी रख रखा है ताकि आपको ध्यान रहे, मिनिमम प्रॉफिट लाइन। तो ये मिनिमम प्रॉफिट लाइन आपको दे रखी है, तो आप खुद देखिए कि यहाँ पर पर्टिकुलर देखो इस लाइन पे आ रहा है पार्ट, और जबकि टोटल प्रॉफिट कहाँ आ रहा है यहाँ। तो आप टोटल प्रॉफिट जो आप देख रहे हो वो KS ही रिकवर कर पा रहे हो, जबकि मिनिमम प्रॉफिट की लाइन तो यही है। तो इसका मतलब आप ओके आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। आपका यहाँ पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है कहाँ पे, ओके क्वांटिटी वाले आउटपुट पे, लेकिन आप वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट का पार्ट है वो क्या है, सही नहीं है। अब देखिए कि आपका ये प्रॉफिट का मैक्सिमम है, यहाँ पे तो आप आ ही नहीं सकते। तो आपने जैसे ही OD पॉइंट पे आए, किस पे आए, OD पॉइंट पे आए, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जो मिनिमम प्रॉफिट की लाइन है वो मैच कर गई। तो एक में कम है और एक में ज़्यादा है, और एक में क्या हो रही है, बीच में आ रही है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अपना पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पे अपना टोटल रेवेन्यू होगा। तो चाहे अपना टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमारा मेन पार्ट क्या था कि मिनिमम प्रॉफिट कॉन्स्टेंट का पार्ट आपको देखना है। क्या देखना है, मिनिमम प्रॉफिट कॉन्स्टेंट। मैं आपको चाहे एक लाइन बता देता हूँ नीचे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बोल रहा है
कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज सब्जेक्ट टू मिनिमम प्रॉफिट कांस्टेंट। इसका मतलब हमें मिनिमम प्रॉफिट की एक लिमिटेशन का पार्ट दे रखा है, वो हमें पूरा करना है। मिनिमम प्रॉफिट से रिलेटेड पार्ट है, वो तो हमें कवर करना ही है, उसके हिसाब से हमें सेल्स मैक्सिमाइजेशन को देखना है। तो ये नहीं कि हम पर्टिकुलर इस एल पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ पे हम जा ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ के एस ही रिकवर कर पा रहे हैं, तो हम अपना प्रॉफिट का पार्ट रिकवर नहीं कर पा रहे। इधर क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि ये ऊपर का पॉइंट आ गया, या मैक्सिमम पॉइंट आ गया, ठीक। जबकि हम सेल्स मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इधर तो सेल्स इतना मैक्सिमाइज हो ही नहीं रहा। तो हम क्या बोलेंगे, जहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट की लाइन मिल रही है, कहाँ पे, जहाँ पे आप बोल रहे हो कि एक तरीके से टोटल प्रॉफिट आपका गिरना चालू हो गया था पहले ही, लेकिन जहाँ पे आपने क्या बोला कि आपकी मिनिमम प्रॉफिट लाइन को जो टोटल प्रॉफिट की लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखिए टोटल प्रॉफिट की लाइन क्या कर रही है, इसको जहाँ से काट रही है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ओडी पॉइंट पे आपका टोटल रेवेन्यू ये आप मैक्सिमम कहलाएगा। अब ये मैक्सिमम कहलाएगा। एल वैसे मैक्सिमम होता, लेकिन आप कवर नहीं कर पाए प्रॉफिट को, तो आपको मिनिमम प्रॉफिट को तो कवर करना ही करना है। अगर आप मिनिमम प्रॉफिट कवर नहीं कर पा रहे, तो आप दूसरा पॉइंट देखिए, पर्टिकुलर यही बोल रहा है। अब पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि ये जो मॉडल है, ये फिगर 2 में इलस्ट्रेट किया गया है, जिसमें टीसी टोटल कॉस्ट कर्व है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कर्व दे रखा है टीआर, टीपी आपको दे रखा है टोटल प्रॉफिट कर्व, एंड द एमपी जो मिनिमम प्रॉफिट लाइन है या प्रॉफिट कांस्टेंट लाइन आ गया ना, कांस्टेंट यानी जिसमें आपकी प्रॉफिट की एक लिमिटेशन है, इतना आपको कवर करना है प्रॉफिट को। द फर्म मैक्सिमाइजेज इट्स प्रॉफिट एट ओक्यू लेवल ऑफ आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइएस्ट पॉइंट बी ऑन द टीपी कर्व, बट द एम ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज इट्स सेल्स रादर देन प्रॉफिट। बस एम क्या है, अब देखिए आप खुद देख सकते हो कि फर्म का प्रॉफिट कहाँ पे होगा, इस पर्टिकुलर बी पॉइंट पे मैक्सिमाइज, लेकिन एम क्या है, सेल्स को मैक्सिमाइज करना, मतलब यहाँ पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, मिनिमम जो प्रॉफिट का पार्ट है वो आप कवर नहीं कर पा रहे हो। तो आपने क्या करा, थोड़ा सा अपना क्वांटिटी का पार्ट कम कर दिया, थोड़ा टोटल रेवेन्यू कम हो गया, और वो कहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पे टीपी का पार्ट कट करते हुए जा रहा है, किसको, मिनिमम प्रॉफिट वाली लाइन को। बस यही पार्ट था, इतना ही सोचना है। अब चाहे आप देख लेना, इट्स सेल्स मैक्सिमाइजेशन आउटपुट ओके दे रखा है, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू KL है, इज़ द मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ TR। तो आपको पता है कि मैंने अभी बताया एल पॉइंट जो क्या है, एक तरीके से आपका हाईएस्ट पॉइंट दे रखा था। दिल सेल्स मैक्सिमाइजेशन आउटपुट ओके इज़ हायर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट OQ, बट सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज सब्जेक्ट टू मिनिमम प्रॉफिट कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या बोल दिया कि ये जो पॉइंट है, आप चाहे देख सकते हो, ये आपको दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका जो प्रॉफिट का पॉइंट है यहीं आ रहा है, जबकि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट तो आपका OQ पे ये बोल रहा है, लेकिन आप जा ही नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपको कहाँ पे जाना है, जहाँ पे आपकी मिनिमम प्रॉफिट की लाइन कवर हो रही है। तो आपको मिनिमम प्रॉफिट लिमिटेशन का पार्ट देखना है, तो उस केस में जहाँ पे टीपी की लाइन कट कर रही है। तो ये बोल रहा है, सपोज द मिनिमम प्रॉफिट लेवल क्या था, वही एमपी की लाइन, द आउटपुट ओके विल नॉट मैक्सिमाइज सेल्स एज द मिनिमम प्रॉफिट OM आर नॉट बीइंग कवर्ड बाय टोटल प्रॉफिट KS, ठीक। जो कि मैंने ये वाला पॉइंट बताया आपको कि इससे वो कवर नहीं हो पाया, इसलिए इसने क्या करा, OD तक आउटपुट लेके आ गया ओके की जगह। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, अब चाहे देख सकते हो, ये बोल रखा है, फॉर सेल्स मैक्सिमाइजेशन द फर्म शुड प्रोड्यूस दैट लेवल ऑफ आउटपुट विच नॉट ओनली कवर्स द मिनिमम प्रॉफिट बट ऑल्सो गिव्स द हाइएस्ट टोटल रेवेन्यू कंसिस्टेंट विद इट। मतलब किसके साथ, उस मिनिमम प्रॉफिट के लेवल के साथ वो कंसिस्टेंट हो। दिस लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय OD लेवल, अभी भी मैंने बोला, वेयर द मिनिमम प्रॉफिट DC इज इक्वल टू OM आर कंसिस्टेंट विद DE अमाउंट ऑफ टोटल रेवेन्यू एट प्राइस DE और OD। तो आप देख सकते हो, चाहे ये DC इज इक्वल टू OM क्या बोल रखा है, ये वाला पॉइंट DC, ठीक, इज इक्वल टू OM। C कौन सा पॉइंट है, ये वाला याद रखना, जो बीच में लाइन है ना। तो ये पूरा का पूरा सेम है, तो मिनिमम प्रॉफिट की लाइन आपकी कवर हो गई, जहाँ पे आपको पता है कि आपका क्या रहेगा, OD आउटपुट रहेगा, और OM आप बोल सकते हो एक तरीके से, ये DE क्या रहेगी, पर्टिकुलर क्या बता रखा है, DE/OD टोटल रेवेन्यू या टोटल आउटपुट, कुछ भी बोल सकते हो। अब आपको क्रिटिसिज्म दे रखा है, क्रिटिसिज्म देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले क्या बोल रखा है कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव था फर्म का, नंबर ऑफ पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज किया गया, बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ पे बोल रहा है, सबसे पहले रोजनबर्ग ने ये बोला कि जो प्रॉफिट कांस्टेंट का पार्ट आप यूज़ कर रहे हो, मिनिमम प्रॉफिट लिमिटेशन, आप बोल रहे हो कि मैक्सिमाइजिंग सेल कर सकते हो, लेकिन साथ साथ मिनिमम प्रॉफिट की लाइन को भी कवर करना है। तो जो प्रॉफिट की लाइन है वो कैसे निकली, ठीक है, या कैसे आपने उसको स्पेसिफाई किया, वो तो बताइए। तो बोला, ही हैज़ शोन दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई एग्जैक्टली द रेलिवेंट प्रॉफिट कांस्टेंट फॉर ए फर्म एंड चूज द सेल्स मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमम प्रॉफिट कांस्टेंट इन बाउमल एनालिसिस। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो वो रेलिवेंट प्रॉफिट कांस्टेंट या मिनिमम प्रॉफिट कांस्टेंट की लाइन बोल रहा है वो निकालना, ये बोल रहा है टिपिकल है। फिर आपको पता है कि आपने जो पर्टिकुलर बाउमल का पार्ट देखा, इसे हम बोलते हैं नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। इसमें एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं लिया गया, क्योंकि आप सोचिए कि अगर बाउमल की थ्योरी में एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंडिचर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन उससे भी ज़्यादा हो सकता था। क्या पता आपने जो अपने कर वाले पार्ट में टोटल रेवेन्यू तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आपको मिनिमम प्रॉफिट कांस्टेंट को भी देखना था। लेकिन अगर इसमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को भी इंक्लूड कर लेते तो एडवर्टीजमेंट से ज़रूरी नहीं है खर्चा बोलते हो सर एक्सपेंस होगा, तो बल्कि क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा। भैया लोगों तक रीच पहुंचेगी तो उस केस में क्या होगा, आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से आपका क्वांटिटी का पार्ट भी बिकेगा। लेकिन मैं अमाउंट के टर्म में बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी बिकेगी उस हिसाब से क्या होगा, प्राइस आपको ज़्यादा मिलेगी। बहुत ज़्यादा नहीं, प्राइस इनटू क्वांटिटी, रेवेन्यू क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट दिस व्यू ऑफ बाउमल इज नॉट रियलिस्टिक बिकॉज द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद राइज और फॉल इन आउटपुट। तो ये बोल रहा है कि सेकंड, इफ एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग इज इंट्रोड्यूस इन बाउमल थ्योरी, अगर किया जाता द लाइक्लीहुड ऑफ सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज इंक्रीज। लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें नो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का पार्ट लिया गया। लेकिन अगर लिया जाता तो जब लेते हैं तब क्या होता है, आउटपुट बढ़ सकता है। अगर नहीं लेते या हम बोलते हैं कि एडवर्टीजमेंट के पार्ट को डिक्रीज कर दिया जाता है तो आउटपुट कम भी हो सकता है। जनरली आप देखते हो ऐसा होता है। ये डेमोन्स्ट्रेशन, अगर आप जितने ज़्यादा ऐड करोगे इस हिसाब से बिकेंगी। अगर आप मोबाइल का बात कीजिए, मोबाइल की, तो माइक्रोमैक्स आप देख सकते हो कैसा उसका धीरे धीरे हश्र हो गया। पहले कितना ज़्यादा बिकता था, अगर आपने पहले नाम सुना होगा तो आपने देखा होगा कि उसके बहुत सारे मॉडल आए थे अराउंड, आज से मैं बोल सकता हूँ 9-10 साल पहले, जब टच स्क्रीन वाले थोड़े से क्या होते थे, स्पेसिफिकेशन वाले अच्छे माने जाते थे, तो इसके 20,000 में भी आते थे। लेकिन अब वो कंपनी ज़्यादा चलती ही नहीं है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का पार्ट भी इसने धीरे धीरे कम कर दिया और बाकी कंपनी से भी ये पिछड़ गई। फिर आपको बोला थर्ड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स मैक्सिमाइजेशन सब्जेक्ट टू प्रॉफिट कंस्ट्रेंट इम्प्लाई दैट फर्म विल नॉट मेक एनी सेक्रीफाइस इन सेल्स नो मैटर हाउ लार्ज एन इंक्रीमेंट इन वेल्थ वुड देयर बाय बी अचीवेबल। तो ये बोल रहा है कि फर्म क्या करेगी, अपने सेल्स मैक्सिमाइजेशन को कभी सेक्रीफाइस नहीं करेगी मिनिमम प्रॉफिट लाइन को देखते हुए, ठीक है। उससे कम अपना सेल और नहीं करेगी, चाहे कितना भी वेल्थ में इंक्रीमेंट, मतलब कितना भी उसमें कैपिटल का पार्ट जोड़ दिया, कितना भी इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, या उससे रिलेटेड कितना भी आपका सेल्स का पार्ट आप अचीव कर सकते हो, लेकिन आप मिनिमम प्रॉफिट की लाइन को देखते हुए ही अपने सेल्स को मैक्सिमाइजेशन करने की करोगे। उससे ज़्यादा आप आगे बढ़ने की कर ही नहीं रहे। Despite these criticism, the sales maximization is an important objective being pursued by business firm। तो एक तरीके से important objective है, तो ये भी माना जाता है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स को मैक्सिमाइजेशन करना। फिर पांचवा ऑब्जेक्टिव क्या बोल दिया, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट का मतलब क्या हुआ, वो फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है, ना का वैल्यू की बात कर रहा है। तो इसका मतलब जब वैल्यू की बात करेगा तो उसको सेकंड पोजीशन पे रखेगा, और थर्ड पोजीशन पे किसको रखेगा, प्रॉफिट को रखेगा। जब भी ये थ्योरी देखोगे तो ये किसने दी, मिल्टन कैपगोलिस ने, ठीक है। उसने जनरली क्या बोला कि आउटपुट मैक्सिमाइजेशन ही बिजनेस फर्म का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम द परफॉर्मेंस ऑफ फर्म फ्रीक्वेंटली इज मेजर्ड डायरेक्टली इन टर्म ऑफ फिजिकल आउटपुट विद रेवेन्यू ऑक्यूपाइंग ए सेकेंडरी पोजीशन। देखो क्या बोल रहा है, और थर्ड पोजीशन पे क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये बोल रहा है 10 काफोल्गिस प्रेफर आउटपुट मैक्सिमाइजेशन बोथ टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में इसने इसको प्रेफर किया, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन को। गिवन सम मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट ए फर्म वांट टू मैक्सिमाइज इट्स आउटपुट। तो देखिए पिछले वाले ऑब्जेक्टिव की तरह ही दे दिया। उसमें क्या बोल दिया कि मिनिमम प्रॉफिट कांस्टेंट होता है, मतलब मिनिमम प्रॉफिट की लिमिट होती है, और उसके थ्रू आप क्या करते हो, रेवेन्यू मैक्सिमाइज करते हो, मतलब सेल्स मैक्सिमाइज। यहाँ पे क्या बोल दिया, आउटपुट मैक्सिमाइज करते हो। इट विल स्पेंड इट फंड्स ऑन इंक्रीजिंग इट प्रोडक्शन रादर देन ऑन एडवर्टाइजिंग। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एडवर्टाइजिंग करने की जगह ये क्या करेगा, जो भी फंड हुआ यानी प्रॉफिट का पार्ट हुआ तो कुछ पार्ट मिनिमम लेवल प्रॉफिट का शेयर होल्डर को देगा, और बाकी क्या करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए काम में ले लेगा। मतलब एक्सपेंडिचर करेगा किसके लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ताकि वो गुड्स प्रोड्यूस कर सके, लेकिन एडवर्टीजमेंट पे नहीं करेगा, ये बोल रहा है। दस द फर्म विल प्रोड्यूस ए लार्जर आउटपुट। तो इसकी सोच क्या थी, ये बोलता था कि अगर आउटपुट ज़्यादा होगा तो अपने आप एक तरीके से क्या होगा, आपका सेल भी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है थस द फर्म विल प्रोड्यूस ए लार्जर आउटपुट एंड इट्स रेवेन्यू सेल्स, मतलब रुपीज़ वाली जो सेल्स हैं, मे बी लेस देन द सेल्स मैक्सिमाइजेशन फर्म। तो जो सेल्स मैक्सिमाइजेशन वाली पिछली वाली फर्म थी, अगर कोई चाहती थी कि वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन फर्म क्या चाहती है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन को देखना चाहती है, तो क्या पता अगर जो आउटपुट का सोच रहा है फर्म, जो फर्म आउटपुट मैक्सिमाइजेशन सोच रही है,
क्या पता उसका जो रेवेन्यू सेल्स हो वो कम हो। देखो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तब इसने बोल दिया मे बी लेस देन द सेल्स मैक्सिमाइजेशन फर्म। जैसे मैं बोलूँ कि आपकी फर्म कौन सी है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन की, और मेरी कौन सी है, मैं कौन सा ऑब्जेक्टिव मान रहा हूँ, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। तो ये बोल रहा है कि आउटपुट मैक्सिमाइजेशन के केस में जब हमने रेवेन्यू देखा यानी अमाउंट में देखा, तो क्या पता आपकी फर्म के कंपेरिजन में मेरा रेवेन्यू कम आ रहा हो, क्या पता कम आ रहा हो। ज़्यादा भी आ सकता है, पर बोल रहा है मे बी लेस देन, तो कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे आउटपुट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। अब क्रिटिसिज्म वही सीधी सी बात है, रुपीज़ का पार्ट ध्यान नहीं दिया गया, आउटपुट का ध्यान दिया गया। तो क्या पता एक तरीके से आप सर्वाइव नहीं कर पाओ, क्योंकि मेन कंटेंट तो क्या होगा, अमाउंट का ही होगा। क्योंकि अमाउंट ज़्यादा होगा उस हिसाब से प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, वरना प्रॉफिट हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म में यही बोल रखा है। और आप सोचिए कि मानिए कि देखो यहाँ पे आउटपुट का पार्ट आपको दे रखा है कि क्या है, ऊपर थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि लार्जर आउटपुट, और क्या पता उसका रेवेन्यू सेल्स जो है ना वो कम हो दूसरी फर्म के कंपैरिजन में। तो बताइए आउटपुट ज़्यादा और रेवेन्यू कम, तो कहाँ से सर्वाइव कर पाएगा। जबकि आपको पता है कि आउटपुट मतलब क्या होता है, देखो क्वांटिटी, और जब आपने रेवेन्यू तय करा तो Q इंटू पी, तो आपका टोटल रेवेन्यू। तो भैया आउटपुट ज़्यादा होगा तो टोटल रेवेन्यू भी ज़्यादा ही होना चाहिए ना। तो वो एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना कि कॉम्पिटिटिव। ये थोड़ी बोल रहे हैं कि एक बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, तो ये तो गलत ही हो गया। तो ये बोल रहा है कैफोल्गिस एम्फेसिस ऑन आउटपुट मैक्सिमाइजेशन एस अगेंस्ट बाउमल्स सेल्स मैक्सिमाइजेशन। तो एक फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है और एक रेवेन्यू की बात कर रहा है जो कि बाउमल से रिलेटेड है। तो बोल रहा है कि इट इज़ नॉट ए सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, यानी इसकी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं थी। इफ़ द फर्म सिंपली एम एट आउटपुट मैक्सिमाइजेशन विदाउट सेल्स मैक्सिमाइजेशन, इट मे नॉट बी इन पोजिशन टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग। ठीक, बोथ द ऑब्जेक्टिव्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो मतलब क्वांटिटी का भी यानी आउटपुट का भी और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का पार्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना कि कॉम्पिटिटिव। ये थोड़ी एक दूसरे के अपोज कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, आउटपुट बढ़ेगा तो उस हिसाब से रेवेन्यू का भी आपको सोचना चाहिए। ठीक। सेकंड, इफ़ द फर्म इज़ ए मल्टी प्रोडक्ट फर्म, हाउ द आउटपुट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स से रेडियो टीवी वॉचेस कैन बी एट। तो आप बताइए, आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैंने 50 पीस रेडियो बेचे, 10 पीस टीवी बेची और 30 पीस मैंने वॉचेस बेची, तो टोटल मैंने 90 पीस बेच दिए। भैया रेडियो टीवी की वैल्यू ज़्यादा, टीवी की वैल्यू ज़्यादा, रेडियो की उससे कम, वॉचेस की उससे भी कम। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, वैल्यू के हिसाब से देखना है। तो इट इज़ ओनली द वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट दैट कैन बी एडेड टुगेदर, कि मैंने इतने की सेल करी है, मैंने 2 लाख की सेल करी, 3 लाख की सेल करी। ठीक, दिस इज़ नथिंग बट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स। तो कुछ भी नहीं है, आउटपुट का मतलब ही एक तरीके से क्या है, रेवेन्यू का पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी के टर्म में बोल दिया, इसलिए ये अप्रोच थोड़ी सही नहीं रही। फिर आपको बोल रखा है ऑब्जेक्टिव 6 जो कि सिक्योरिटी प्रॉफिट से रिलेटेड दे रखा है। अब ये किसने दी थी, रॉथस्चिल्ड ने। देखिए अब ये जो रॉथस्चिल्ड है इसने क्या बोला कि आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पार्ट तो देख लिया, पर्टिकुलर ऊपर जितने भी आपने, तो ये बोल रहा है कि इसने क्या व्यू रखा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पार्ट फर्म नहीं देखती, उससे मोटिवेट नहीं होती। वो किससे मोटिवेट होती है, सिक्योरिटी प्रॉफिट की डिज़ायर से। अब देखिए ये बोल रहा है कि जो परफेक्ट कंपटीशन आप पढ़ते हो, ठीक है, उसमें तो मार्केट की फोर्सेस के थ्रू प्राइस एक तरीके से तय होती है, क्योंकि वो परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा है, या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की भी बात कर रहा है। तो उसमें क्या बोल रहा है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो कंसर्न किया जा रहा है। तो वो सारी फर्म एक तरीके से क्या कर रही है, अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पा रही है। क्योंकि फर्म हम क्या बोल सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ फर्म्स बहुत सारी है, आप ऐसे बोल सकते हो। इसी तरीके से जब मोनोपोली फर्म की बात कर रहा है तो उसमें सिंगल सेलर है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो क्या करता है, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है लॉन्ग रन में भी, और शॉर्ट रन में भी जनरली क्या बोलोगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है, या एक्स्ट्रा नॉर्मल जो बोल रहे हो, नॉर्मल भी कर सकता है, लॉसेज भी हो सकते हैं। लेकिन हम क्या मान के चलते हैं कि वो नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल कमा रहा है शॉर्ट रन में, और लॉन्ग रन में तो क्या करेगा, वो सुपर नॉर्मल कमाएगा, ऐसा माना जाता है। तो मोनोपोली फर्म को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मेन दिक्कत किसको हुई, ओलिगोपोली फर्म की, क्योंकि उसको वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से शुरू में मोटिवेट नहीं होगा। वो चाहेगा कि सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई राइवल फर्म रेटिलिएट कर रही है, जैसे वो प्राइस कम कर रहा है तो सामने वाली फर्म भी प्राइस कम कर रही है। ये मान के चलो उसने प्राइस कम नहीं करी, वो तो अपनी प्राइस कांस्टेंट रख के बैठा है, ठीक है, पर सामने वाले ने प्राइस कम कर दी, अब उसको भी अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, उसकी कॉस्ट तो बढ़ी हुई है और उसका क्या हो गया, प्राइस कम हो गई, तो उसका जो मार्जिन था वो कम हो गया, प्रॉफिट धीरे धीरे कम होता गया। तो एक तरीके से उसको स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है, उसकी पोजीशन सही नहीं हो रही है। और अगर मान के चलो प्राइस हाई है, तो उस केस में नए एंट्रेंट आ जाएंगे मार्केट में, नई फर्म, क्योंकि उन्हें क्या लगेगा, यार प्राइस हाई है तो हम भी बेचने की करते हैं, क्योंकि हम भी प्रॉफिट क्या करेंगे, कमाएंगे। समझ गए। तो ऐसे करके सारी फर्म क्या है, अपना बेनिफिट देखने की सोचेगी।
तो हम क्या बोलेंगे, अगर प्राइस कम हो गई तो हमारा नुकसान हो गया, और प्राइस बढ़ी हुई है तो तब भी नुकसान, क्योंकि नई फर्म मार्केट में आ रही है। तो हमारा कोई सिक्योरिटी का पार्ट रहना चाहिए, मतलब ऐसी पर्टिकुलर प्राइस रहनी चाहिए जिसमें हम अपना प्रॉफिट तो रिकवर कर, यानी हम अपनी कॉस्ट तो रिकवर कर सकें और कुछ प्रॉफिट सिक्योर कर सकें। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, यहाँ पे देखो ये बोल रखा है, देयर इज़ अनदर मोटिव विच इज़ प्रोबेबली ऑफ ए सिमिलर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज द डिज़ायर फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट द डिज़ायर फॉर सिक्योरिटी प्रॉफिट। ये बोल रहा है कि एक और मोटिव होता है, जैसे नॉर्मल मैक्सिमम प्रॉफिट की डिज़ायर होती है वैसे ही सिक्योरिटी प्रॉफिट की भी डिज़ायर होती है। ये किसने बताया, रॉथस्चाइल्ड ने। उसने आर्ग्यू किया, सो फार एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कंसर्न इट इज़ वैलिड ओनली अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। अगर आप मैक्सिमाइजेशन की बात करते हो प्रॉफिट की, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ फर्म क्या है, बोल रहा है इज़ वेरी लार्ज। नंबर ऑफ फर्म इज़ वेरी लार्ज का मतलब ये है कि नंबर ऑफ फर्म क्या है, बड़ी, बहुत सारी हैं, ये मान के चलना बहुत सारी हैं। एंड द इंडिविजुअल फर्म इज़ नॉट फेस्ड विद द सिक्योरिटी प्रॉब्लम, सो इज़ द केस विद द मोनोपोली फर्म। और ये बोल रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल फर्म है जो कि मोनोपोली फर्म के केस में, उसको सिक्योरिटी प्रॉफिट की कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं है। लेकिन ओलिगोपोली, ए फर्म इज़ नॉट मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, it is engaged in constant struggle to achieve and maintain a secure position in the market like a military strategist। क्यों? क्योंकि राइवल फर्म भी होती है, फिर वो क्या करेगी, कभी कभी प्राइस में क्या है, घपला कर देगी, कहने का मतलब प्राइस कम कर देगी तो हमें भी कम करनी पड़ेगी, तो हमारा मार्जिन कम हो जाएगा, मैंने आपको बताया। या हमारी प्राइसेस बढ़ी हुई है मार्केट में, तो कोई राइवल फर्म आ गई, क्योंकि ओलिगोपोली में फ्यू फर्म्स होती है, तो वो भी क्या करेगी, एक तरीके से नई फर्म एंटर कर रही है मार्केट में, हमारी प्राइस बढ़ी हुई है, या ये मान के चलो 4 फर्मों की प्राइस बढ़ी हुई है, 5वीं फर्म आ गई, उसने थोड़ी सी इनसे प्राइस हल्की सी क्या रख दी, कम रख दी, उन्होंने भी बढ़ी हुई रखी लेकिन क्या करी, थोड़ी कम रखी, तो कुछ कस्टमर यहाँ पे आ गए, तो हमारा हिस्सा कम हो गया, फिर हमें भी थोड़ी सी प्राइस क्या करनी पड़ी, कम करनी पड़ी, हमारा मार्जिन कम हो गया। तो ये बोला, द डिज़ायर टू इंक्रीज इट्स सिक्योरिटी लीड्स टू स्ट्रगल फॉर पोजिशन एंड टू द सेटिंग ऑफ प्राइस, की प्राइस को कैसे सेट किया जाए, विच विल नॉट बी सो लो दैट इट प्रोवोक्स रिटेलिएशन फ्रॉम राइवल्स। तो इसका मतलब प्राइस इतनी भी लो मत रखो कि राइवल एक तरीके से आ जाएं और वो भी रिएक्ट करें और वो भी प्राइस कम करें, और नॉट सो हाई दैट इट एनकरेजेज न्यू एंट्रेंट, कि इतनी भी हाई मत रखो कि नए एंट्रेंट मार्केट में आ जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि यार मार्जिन ज़्यादा हो गया, प्राइसेस ज़्यादा है, तो क्या होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, मार्जिन ज़्यादा होगा कि हम भी आ जाएं। एंड इट मस्ट बी विद इन द रेंज विच विल मेंटेन ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एग्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द राइवल। तो एक तरीके से क्या है, जो भी राइवल पॉलिसी रख के बैठा है, प्राइसिंग रख के बैठा है, उससे प्रोटेक्शन मिल सके। एंड ब्रिंग अबाउट ए रीजनेबल प्रॉफिट अबाउट इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जो आपकी कॉस्ट है वो रिकवर होने के बाद आप एक रीजनेबल यानी सिक्योर्ड प्रॉफिट ग्रैब कर सको। तो ये बोला, रॉथस्चाइल्ड सिक्योरिटी प्रॉफिट मोटिव इज नथिंग एल्स बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन ए लिटिल डिफरेंट गाब। इसका मतलब क्या हो गया एक तरीके से, कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही एक तरीके से, लेकिन थोड़ा अलग अप्रोच हो गई, जिससे हमने क्या नाम दे दिया, सिक्योरिटी प्रॉफिट का नाम दे दिया। अब आपको दे रखा है ऑब्जेक्टिव 7 कौन सा है, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन, जो कि देखिए इनके नाम सबके अलग अलग होते हैं अजीब से। अब ये इसका नाम है साइटवस्की, कौन सा नाम है, क्या नाम है, साइटवस्की। वैसे आप देख लेना प्रोनाउंसिएशन गूगल पे, लेकिन मैं इसको क्या बोलता हूँ, साइटवस्की। तो इसका वैसे पूरा नाम क्या है, टिबोर साइटवस्की है। तो ये टिबोर साइटवस्की ने क्या बोला, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन का पार्ट बोला। जैसे पिछली वीडियो में हमने सेटिस्फाइसिंग पार्ट देखा था, वैसे ये सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड पार्ट है, ठीक है। अब ये पार्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, एक इंडिफरेंस कर्व का पार्ट आपको दे देगा, और साथ में लेजर का पार्ट भी दे देगा। लेजर मतलब क्या हो गया, आरामदायक क्षण, ठीक है, यानी आप क्या कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, रिलीफ की पोजीशन कर रहे हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या पार्ट है। अब देखिए इसने क्या बोला, इसने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की प्रेफरेंस की जगह किसको दिया, मैक्सिमाइजेशन, सेटिस्फैक्शन को, कि सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। तो वो कैसे होना चाहिए, तो जनरली देखो इसमें 2 पार्ट ले लिए, एक तो एफर्ट की बात की गई कि मैनेजर कैसे एफर्ट कर रहा है, और दूसरा जब भी वो एफर्ट कर रहा है तो कब वो एफर्ट प्रेफर नहीं कर रहा कि यार मुझे एफर्ट नहीं करना, मुझे तो क्या करना है, रेस्ट करना है, मुझे आराम चाहिए। तो ये बोल रहा है जितनी ज़्यादा वो इनकम अर्न कर लेता है, जितनी ज़्यादा मैनेजर क्या करता है, इनकम अर्न कर लेता है, उस हिसाब से उसका रिलीफ का पार्ट भी बढ़ जाता है, मतलब वो सुस्त हो जाता है, इसका मतलब ये, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है ही इज़ कंसर्न विद मैनेजरल एफर्ट एंड द डिसटेस्ट दैट मैनेजर हैव फॉर वर्क, मतलब जो वो वर्क प्रेफर नहीं करता, जहाँ पे बोलना चाहता है कि मुझे ये काम करना ही नहीं है, और वो क्या चाहता है, रिलीफ चाहता है। अकॉर्डिंग टू हिम एन एंटरप्रेन्योर वुड मैक्सिमाइज प्रॉफिट ओनली इफ हिज चॉइस बिटवीन मोर इनकम एंड मोर लेजर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ हिज इनकम। तो इसका मतलब क्या, अगर वो ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहा है, अगर वो ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहा है तो उस केस में क्या है, वो एफर्ट की जगह लेजर को ज़्यादा पार्ट दे रहा है।
अगर वो ज़्यादा इनकम कर रहा है, पता हो रियल लाइफ में ऐसा होता है कि अगर आप ज़्यादा इनकम जनरेट करते हो ना, जैसे मैं अगर इनकम ज़्यादा जनरेट करूँगा तो मैं और ज़्यादा एफर्ट करूँगा, मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि बस इतना काफ़ी है, नहीं। क्योंकि आपको पता है कि इनकम मनी ऐसी चीज़ है कि जैसे जैसे आप क्या करते हो, कमाते जाते हो, तो ये क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ मैं एक तरीके से कि जैसे जैसे आप कमाते जाते हो वैसे वैसे क्या है, आप लेजर की तरफ नहीं बढ़ते बल्कि आप एफर्ट ज़्यादा करते हो। जबकि इसमें उल्टा क्या बोल दिया कि इनकम जितनी ज़्यादा होगी उस हिसाब से क्या होगा, लेजर होगा। यानी उतना ज़्यादा क्या होगा, फुर्सत के क्षण होंगे, उतने ज़्यादा आरामदायक पल होंगे। यानी आप आराम लेने की करोगे क्योंकि आप बोलोगे कि मैंने तो इनकम कमा ली। पर ऐसा पार्ट जनरली रियल लाइफ में नहीं होता। तो ये बोल रहा है कि इसे चॉइस करनी पड़ेगी मोर इनकम एंड मोर लेजर, जो कि एक तरीके से इनकम से इंडिपेंडेंट है, उसकी खुद की इनकम से क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो उसको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है। इन अदर वर्ड्स द सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप शुड हैव जीरो इनकम इलास्टिसिटी। ये क्या बोल रहा है, जो एंटरप्रेन्योरशिप की सप्लाई है उसकी इलास्टिसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो इनकम इलास्टिसिटी होनी चाहिए। क्योंकि इनकम का ये बोल रहा है पार्ट और लेजर का पार्ट है वो किससे लेना देना है कि अगर वो ज़्यादा इनकम अर्न करेगा तो उसको उसकी खुद की जो इनकम चल रही थी पहले की उसका ध्यान नहीं देना, जब वो ज़्यादा इनकम अर्न करेगा तब पर्टिकुलर ध्यान देना है कि जब ज़्यादा इनकम अर्न करेगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा मैंने क्या बताया, लेजर यानी सुस्ती वाले क्षण पे ध्यान देगा। तो यहाँ पे देखो आपको जो बना के दे रखा है, एक तो ये टोटल रेवेन्यू दिखा बना के दे रखा है, टोटल रेवेन्यू नहीं टोटल प्रॉफिट कर्व बना के दे रखा है। रेवेन्यू और कॉस्ट का कर्व इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कन्फ्यूजन होता आपको और आप बीच में क्या है उसको समझने लग जाते और पर्टिकुलर वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे मेन कंटेंट यही है। यहाँ पे जनरली जो बोल रहा है कि आउटपुट का पार्ट है, ठीक है, यहाँ से जाता हुआ, और लेजर का पार्ट यहाँ से जाता हुआ है। तो आप खुद सोचिए कि लेजर क्यों जा रहा है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है तो उस केस में लेजर के पल बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, सुस्ती के क्षण, याद रखना सुस्ती के पल। और आउटपुट का मतलब क्या हुआ, अगर प्रॉफिट आपका कम है तो आउटपुट का पार्ट ज़्यादा होगा, मतलब वो एफर्ट ज़्यादा करेगा, क्या करेगा, एफर्ट ज़्यादा करेगा। और ये प्रॉफिट का पार्ट है आपका, यहाँ पे आपके क्या है, दो इंडिफरेंस कर्व दे रखे हैं। तो आपको पता है कि कहाँ पे जनरली वो रुकेगा, जहाँ पे वो टेंजेंट करते हुए जाएगा टोटल प्रॉफिट वाले पार्ट को, यानी यहाँ पे, ठीक। पर हम एक बार क्या कर रहे हैं, पहले थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं जो दे रखा है, उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब क्या बोल रहा है, बट एन एंटरप्रेन्योर डज नॉट एम एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ही वांट टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन एंड कीप हिज एफर्ट्स एंड आउटपुट बिलो द लेवल ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जनरली आप देखोगे कि अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे जनरली आउटपुट ज़्यादा निकल रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका पार्ट देखोगे प्रॉफिट का मैक्सिमम पॉइंट है, क्या है, प्रॉफिट का मैक्सिमम पॉइंट है। तो देखिए ही वांट टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन एंड कीप हिज एफर्ट एंड आउटपुट बिलो द लेवल ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट का लेवल ये है, लेकिन यहाँ पे जनरली कर रहा है, तो जहाँ पे टेंजेंट होता हुआ जा रहा है, यहाँ तो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, जबकि हमें पता है कि टेंजेंट पॉइंट देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट का पॉइंट देखो कितना कम है, तो यही बोल रहा है ही वांट टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन एंड कीप हिज एफर्ट एंड आउटपुट बिलो। तो देखो क्यू की जगह क्या आ रहा है, Q1, यही तो है, द लेवल ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के नीचे पॉइंट पे दे दिया। अब आपको बोल दिया दिस इज़ बिकॉज एज हिज इनकम इंक्रीजेज, मतलब जैसे उसका प्रॉफिट बढ़ता है तो वो क्या प्रेफर करता है, लेजर टू एफर्ट। इसका मतलब वो आउटपुट की जगह लेजर को प्रेफर करता है। तो जैसे जैसे उसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है तो वो लेजर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक। यानी वो ज़्यादा आउटपुट निकालने की नहीं कर रहा, वो एफर्ट नहीं कर रहा और वो लेजर की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन जहाँ उसका प्रॉफिट कम होता जाएगा तो वहाँ पे क्या सोचेगा, यार मेरा एक तरीके से बिजनेस में मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो अब आउटपुट ज़्यादा निकालना चाहिए। अब ये थ्योरी बोली है उसने, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे इसने क्या बोला देखिए, साइटवस्की ने बोला मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन हाइपोथेसिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 3 वेयर एनपी इज द नेट प्रॉफिट कर्व, जो आपका ये कर्व दे रखा था, याद रखना। द डिफरेंस बिटवीन द TR एंड TC कर्व विच हैव नॉट बीन ड्रॉन टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस। ये बोल रहा है कि यहाँ पे हमने TR और जो टोटल कॉस्ट है उसको ड्रॉन नहीं किया है। क्यों नहीं करा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करना था, क्योंकि वो यहाँ पे काम की ही नहीं थी, हमें सिर्फ टोटल प्रॉफिट का मतलब था यहाँ पे, इसलिए वो समझाने के लिए बनाने की जरूरत ही नहीं थी। दस प्रॉफिट आर मेजर्ड ऑन वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस का मतलब जो जनरली यहाँ पे प्रॉफिट जो मेजर कर रखा है, तो आपको पता है कि एक पर्टिकुलर लाइन बन रखी है, एक आपका ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है और एक टेंजेंट जा रहा है, तो बस नॉर्मल ऐसे बनाना है। फिर आपको दे रखा है अज्यूमिंग मैनेजरल एफर्ट एंड आउटपुट टू बी प्रोपोर्शनल आउटपुट इज मेजर्ड अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस फ्रॉम P टुवर्ड O सो दैट एट पॉइंट P आउटपुट इज जीरो। तो आप देख सकते हो कि एक तो किसकी बात कर रहा है, मैनेजरल एफर्ट की बात कर रहा है, और आउटपुट की जो बात कर रहा है वो एक तरीके से प्रोपोर्शनल आउटपुट की बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि यहाँ से लेके P से लेके आउट O तक
आपका पर्टिकुलर आउटपुट का पार्ट जा रहा है, मतलब मैनेजरल एफर्ट का पार्ट जा रहा है कि अगर एफर्ट करेंगे तो आउटपुट निकलेगा। और आपको फिर क्या बोलेगा, ओ से लेके पी का पार्ट आपका लेजर की तरफ जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप डायग्राम पढ़ते हो तो प्रॉपर पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा और कुछ भी पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यही बोल रहा है, कहाँ गया, हाँ यही था ना, कि देखिए P टुवर्ड O सो दैट द पॉइंट P आउटपुट इज जीरो सिंस मोर एफर्ट मीन्स लेस लेजर एंड वाइस वर्सा। तो देखिए मैंने क्या बताया, जितना ज़्यादा एफर्ट होगा उसके हिसाब से क्या होगा, लेस लेजर होगा। जितना ज़्यादा एफर्ट होगा मतलब जितना आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उस हिसाब से क्या होगा, लेजर के पल कम होंगे, मतलब आरामदायक क्षण कम होंगे। तो जितना ज़्यादा आउटपुट लेजर कम, जितना ज़्यादा लेजर उतना कम आउटपुट, ये बात कर रहा है। मतलब जितना प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा आपका लेजर का पॉइंट होगा, जितना कम प्रॉफिट होगा आउटपुट ज़्यादा निकालने की करोगे। ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, बस ये देखनी है। अब देखिए आपको बोल रहा है कर्व L1 और L2, मैं यहीं पे बना के बता देता हूँ कि ये पर्टिकुलर आपका प्रॉफिट का पॉइंट था लाइन, ये L1 हो गया और आपका जो L2 दे रखा है इस तरीके से दे रखा है, आर द एंटरप्रेन्योर इंडिफरेंस कर्व विच रिप्रेजेंट हिज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यील्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ हिज मनी इनकम एंड लेजर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे आपने इंडिफरेंस कर्व गुड्स के केस में पढ़ा कि ए और बी गुड्स, तो यहाँ पे ए क्या हो गया मनी इनकम और बी क्या हो गया लेजर। तो उनसे रिलेटेड कर्व बन के बनाया हुआ है इन्होंने। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंटों में क्या बोल रखा है, देखिए अब यहाँ पे यही बोल रहा है द एंटरप्रेन्योर सेटिस्फैक्शन वुड बी ग्रेटेस्ट एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द नेट प्रॉफिट कर्व इज टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व। जो मैंने आपको बताया ये पर्टिकुलर और ये टेंजेंट जा रहा है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है इन द फिगर M1 इज हिज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वेयर द नेट प्रॉफिट कर्व NP इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व L2 ही विल बी प्रोड्यूसिंग PQ1 आउटपुट। अब ये मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि देखिए PQ1 आउटपुट कहाँ है, ये रहा, ये M1 बोल दिया और देखिए PQ1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये OQ तक का जो पार्ट आपका, यानी देखो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जा रहा था, लेजर का पॉइंट है, तो यहाँ तक का आपका लेजर का पॉइंट है, और ये जो Q1 तक का है PQ1, इतना आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो जनरली, ये बोल रहा है, ठीक। अब अगले पैराग्राफ में क्या बोल रखा है ये पढ़ लेते हैं, दिस लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट PQ। तो आप एक बार चाहे देख लेना वहाँ पे क्या बोल रखा है कि ये लेवल ऑफ आउटपुट कम है, क्योंकि देखिए मैंने PQ1 का पॉइंट आपको कम बताया और दूसरा पॉइंट क्या बताया, ज़्यादा बताया। ये बोल रहा है द एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट Q1 M1 एट PQ1 आउटपुट लेवल आर ऑल्सो लेस देन मैक्सिमम प्रॉफिट QM एट PQ लेवल ऑफ आउटपुट। चलिए ये आपको बता ही देते हैं कि पर्टिकुलर यहाँ पे क्या बोल रहा है। आप खुद सोचिए कि जो Q1 M1 आपको दिख रहा है ये कम है और ये ज़्यादा है, तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट हो गया, लेकिन हम मैक्सिमम प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव देख ही नहीं रहे, हम किसका देख रहे हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व की लाइन क्या करती है, टेंजेंट करती है किस लाइन के, जो TP लाइन है यानी टोटल प्रॉफिट की लाइन है उसको। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका सेटिस्फैक्शन का है, ना कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है, लेकिन ये हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के पॉइंट से रिलेटेड है, ऐसा इसने बोल दिया। और आपको ये भी बोल दिया था कि आप देखिए कि QP एक तरीके से आपका आउटपुट नहीं है, आपका PQ1 आउटपुट है, ये बोल रखा था कि QP आपका आउटपुट नहीं है। QP या PQ कुछ भी बोलिए, देखिए यहाँ पे बोल रखा था एट Q1 M1 लेवल ऑफ प्रॉफिट द एंटरप्रेन्योर मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फैक्शन। तो इसका मतलब जो पर्टिकुलर ये लेवल दे रखा था ये वाला, और एक ये जो ये लेवल दे रखा है, तो बोल रहा है कि इस लेवल पे आप क्या कर रहे हो, अपना सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर पा रहे हो, बिकॉज ही एन्जॉय OQ1 लेजर विच इज़ OQ1 मोर देन ही वुड हैव एन्जॉयड अंडर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जनरली बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर लेजर पे आप मैक्सिमाइज कर पा रहे हो, ठीक। यानी ये बोल रहा है कि जो OQ1 लेजर है और PQ1 आउटपुट है, तो यहाँ पे आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो और आराम से आप OQ1 लेजर गेन कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आप अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कर पा रहे हो, जो कि आप यहाँ नहीं कर पाते। अब ये कर्व के रिलेटेड था एक तरीके से, इसलिए हमने ये समझा। अब देखिए क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म क्या है, सिर्फ दो हैं, तो जनरली क्या बोल रहा है इसमें क्रिटिसिज्म में, और पार्ट सारा आपका खत्म। अब देखिए पहली एजम्पशन तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, यानी पहला क्रिटिसिज्म कि यहाँ पे बोल रहा है कि साइटोवस्की ने क्या कर दिया, खुद ने ही पॉइंट आउट कर दी दो वीकनेस और उसको पता ही नहीं चला। उसने खुद ने क्या बोला कि जब आपने ये TP का पार्ट बनाया और इस पर्टिकुलर लेवल पे जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा था वहाँ पे नहीं रुके, आप इस लेवल पे रुके, तो यहाँ पे आपका आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, और इतना बड़ा लेवल आपका लेजर का है। अब बताइए आउटपुट का लेवल इतना और इतना बड़ा लेवल क्या है आपका लेजर का, तो आप खुद बताइए आपकी इनकम बढ़ रही है और आप लेजर की तरफ बढ़ोगे, गलत, ठीक है। तो यही बोल रहा है
कि पहली क्या है, इट इज़ अनरियलिस्टिक टू अज्यूम दैट एंटरप्रेन्योर्स विलिंगनेस टू वर्क इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ हिज इनकम। कि आपने जो बोला ना, साइतोवस्की ने बोला या जो भी है इसका नाम है, इसने क्या बोला कि अगर इनकम बढ़ती है तो वो इंडिपेंडेंट रहती है किससे, काम करने की इच्छा से। इनकम बढ़ती है तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट रहती है किससे, काम करने की इच्छा से। जनरली वो क्या करता है कि इनकम बढ़ती है तो वो क्या करता है, सुस्ती फैलाता है, लेज़र। जबकि आप क्या बोलते हो रियल लाइफ में कि इनकम बढ़ती है तो हम और अट्रैक्ट होते हैं और फोर्स होते हैं कि यार हमें और इच्छा होती है और विलिंगनेस होती है कि काम करें। जबकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। ये गलत है। आफ्टर ऑल द एम्बिशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टू मेक मनी कैन नॉट बी डैम्पन्ड बाई ए राइजिंग इनकम। इसका मतलब क्या है कि मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी मनी यानी क्रिएट करने की इच्छा और बढ़ती जाएगी, ना कि उल्टा होगा। जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, आफ्टर ऑल द एम्बिशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टू मेक मनी कैन नॉट बी डैम्पन्ड बाई ए राइजिंग इनकम। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम बढ़ने से कभी भी आप लेजर की तरफ नहीं जाते हो, कभी भी आप सुस्ती की तरफ नहीं जाते हो। डैम्पन का मतलब क्या होता है कि ये नहीं कि इनकम बढ़ने से आपका एफर्ट थोड़ा सा ठंडा हो जाए। डैम्पन का मतलब क्या होता है, जोश ठंडा होना। तो ये नहीं कि इनकम बढ़ने से आपका जोश ठंडा हो गया, बल्कि क्या होता है, इनकम बढ़ने से आपका जोश बढ़ता है, आपकी इच्छा बढ़ती है, आपकी डिज़ायर बढ़ती है काम करने की, तो आप एफर्ट ज़्यादा करोगे। जबकि इसमें उल्टा बोल रखा है, इसमें क्या बोल रहा है, आप सुस्ती ज़्यादा फैलाओगे, ये बोल रहा है। सेकेंड, टू से दैट एन एंटरप्रेन्योर मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फैक्शन इज ए परफेक्टली जनरल स्टेटमेंट। इट सेज नथिंग अबाउट हिज साइकोलॉजी और बिहेवियर। अब देखिए पर्टिकुलर ये भी यहाँ पे क्या बोल रखा है एक तरीके से कि एंटरप्रेन्योर जो अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करेगा, एक जनरल स्टेटमेंट है। ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बिहेवियर नहीं बताता, उसकी साइकोलॉजी नहीं बताता कि भाई वो लेजर लेगा तो क्यों लेगा, यानी वो सुस्ती करेगा तो क्यों करेगा, इनकम बढ़ेगी तो सुस्ती होगी, क्यों करेगा, ये जनरली इसमें बता ही नहीं रखा। देयर फॉर इट इज़ ओनली ए ट्रूइज्म एंड इज़ लैकिंग ऑफ एनी एम्पेरिकल कंटेंट। तो जनरली इसमें कोई भी एम्पेरिकल कंटेंट नहीं है। एम्पेरिकल क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल, यानी आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है पर्टिकुलर पार्ट को। अगर आपको पता है कि आप कोई आइडिया के बेसिस पे काम कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर ये थ्योरी है, जिसमें साइतोवस्की ने क्या करा, कोई भी एम्पेरिकल रिसर्च का पार्ट ज़्यादा नहीं करा और अपने आइडिया के बेसिस पे क्या बोल दिया कि इनकम बढ़ेगी तो सुस्ती होगी। जबकि आपको पता है कि इनकम बढ़ती है तो काम करने की इच्छा होती है, तो उसने गलत बोला। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो उसकी अप्रोच थी वो जनरल स्टेटमेंट सही नहीं था, जबकि उसको क्या करना चाहिए था, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे काम करना चाहिए था, इसलिए उसको क्रिटिसाइज़ किया गया। तो आई होप ये सारा पार्ट आपको आ गया होगा। कुछ कुछ पॉइंट क्या होता है टिपिकल होता है तो इसलिए समझाने में दिक्कत भी आती है। लेकिन देखिए क्या है कि मेरे कर्व ऊपर रहते हैं और पर्टिकुलर मैं बोल सकता हूँ कि एक ही जगह मैं आपको नहीं बता सकता, तो बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता ही है। क्योंकि अगर मैं इसी पर्टिकुलर लाइन पे आपको कर्व बना के बताऊँगा तो फिर वो वापस नीचे हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेशन रहती है कि वीडियो क्या होगी, इसी पर्टिकुलर PDF में बनेगी और इसी रेजोल्यूशन में बनेगी। तो इसलिए PDF में क्या होता है कि कंटेंट पूरा सही ढंग से आपको दिख नहीं पाता। लेकिन जब आप PDF खुद देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल पार्ट है, इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में देखेंगे इसके पास्ट ईयर के MCQs, फिर उसके बाद कवर करेंगे नई यूनिट का पार्ट। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।